अकबरुद्दीन ओवैसी का सबसे बड़ा बयान आ रहा है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। हैदराबाद से फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में जिस तरह से ओवैसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कांग्रेस को कि आरएसएस और बीजेपी के जिस तरीके से दूसरा रूप है यहां पर कांग्रेस काम कर रही है लगातार। जिस तरह उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार में जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी ए टीम बनकर के काम करती है, कहीं ना कहीं आस्तीन का साफ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में जिस तरीके से मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है उसको लेकर के ओवैसी का बड़ा बयान आ रहा है इस वक्त सामने। ओवैसी 2024 लोकसभा चुनाव में फिर से हैदराबाद की सीट से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया किस तरीके से अपने क्षेत्र में उन्होंने विकास किया, विकास कार्यों की तमाम मुद्दाओं पर बातचीत करते हुए मीडिया से कहा कि पांचवी बार भी हैदराबाद की जनता चाहेगी कि उनकी मजबूत आवाज जो है संसद के अंदर गूंजती है, अकबरुद्दीन ओवैसी के रूप में वो फिर से उनको चुन करके संसद में भेजने का काम करे। चुनाव से पहले जिस तरीके से लगातार हमलावर रहे कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की छोटी भाई यहां पर काम कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दूसरा रूप बीजेपी और आरएसएस का कांग्रेस को उन्होंने बताया, तेलंगाना की सरकार को कहा कि किस तरीके से वो भेदभाव करते हैं, वहीं केंद्र की सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ा बदलाव होने वाला है, केंद्र की सत्ता को जो विजय रथ है उसको रोकने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं ओवैसी उन्होंने कहा कि हैदराबाद की जनता को पता है कि हैदराबाद की जो इतिहास है उसे मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार केंद्र की सरकार जो है कोशिश करती रहती है कि हैदराबाद के ऊपर किस तरीके से परचम लहराया जाए, लेकिन यहां अब तक उनकी दाल न गली, इसको लेकर के लगातार प्रयास होते रहते हैं। वहीं ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद की आवाज को, यहां की समस्याओं को जिस तरीके से संसद के अंदर हम उठाते हैं, उम्मीद है कि इस बार भी फिर से जनता हमें आशीर्वाद देगी ताकि 2024 लोकसभा चुनाव जीत करके फिर से संसद के अंदर दहाड़ते हुए नजर आएगा आपका यह बेटा। लगातार मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम मुद्दों पर उन्होंने पानी की समस्या या फिर तमाम ऐसे बड़े बड़े मुद्दे बताए जो तेलंगाना के उनके क्षेत्र के अपने थे, उसको उन्होंने कहा कि किस तरीके से सही करने का 5 सालों में काम किया। साथ ही साथ कहा कि केंद्र सरकार लगातार यहां पर दबाव डालती है कि हैदराबाद में किस तरीके से चुनाव में हराने का प्रयास किया जाए ओवैसी को, लेकिन कहा कि जनता का आशीर्वाद है, ओवैसी के साथ है, ओवैसी जहां खड़े होंगे जीतने की गारंटी बनती है। हैदराबाद से चुनाव को लेकर के फिर से तैयारियों में लगे हुए ओवैसी लगातार 4 बार से सांसद रहे हैदराबाद की सीट से, 5वीं बार भी जनता का आशीर्वाद उन्होंने मीडिया के सामने मांगा। उन्होंने कहा कि जनता जानती है हैदराबाद की कि अगर हैदराबाद की अगर इसकी आवाज को कोई संसद के अंदर उठाता है तो अकबरुद्दीन ओवैसी है, और जनता फिर से उन्हें चुनाव जिता करके संसद के अंदर भेजेगी ताकि केंद्र सरकार के सामने तमाम मुद्दों पर खुल करके बांटता रहे। लगातार खबरों में आप देखते होंगे ओवैसी किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। जब हालिया राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो तो उसको भी लेकर के ओवैसी के बड़े बयान सामने आए थे। जिस तरीके से मंदिर को लेकर के कहा कि सरकार आपकी है, जो भी करना है, जो भी फैसले लेने आप ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर मस्जिद थी, है और रहेगी। इस तरीके के बड़े बयान, बेतुके बयान आप कह सकते हैं कि इस तरीके के संविधान के ऊपर भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का मामला है, कोर्ट को उसके ऊपर भी ओवैसी का जिस तरीके से बयान था राम मंदिर को लेकर के, उसके बाद से चर्चा में खासे आ गए थे ओवैसी। लेकिन अब 24 चुनाव से पहले जिस तरीके से ओवैसी को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि हैदराबाद से उन्होंने फिर से तैयारी कस ली है। उन्होंने कहा कि जनता आशीर्वाद देकर के फिर 5वीं बार भेजेगी ताकि हैदराबाद की जो मुख्य मुद्दे हैं उसको लेकर के वो केंद्र सरकार के सामने उठाते रहे। लेकिन वही तेलंगाना सरकार पर जमकर बरसते हुए दिखे ओवैसी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से तेलंगाना की जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी का ही छोटा रूप है। ये लगातार यहाँ पर जिस तरीके से उनके एजेंडे को लेकर के काम करते हैं, उन्होंने वर्तमान की सरकार को भी घेरते हुए तमाम सवाल उठाए। लेकिन साथ ही साथ केंद्र सरकार पर 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर भी लगातार बोलते हुए नजर आ रहे थे ओवैसी। वहीं सबसे बड़ी खबर आ रही है कि यूपी में जिस तरीके से बहन मायावती के साथ भी साथ गठबंधन की तैयारियों को लेकर के इस समय अटकलें तेज हो चुकी है। हालांकि मीडिया के सामने इस बात पर अभी करके ओवैसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर तीसरे मोर्चे के गठबंधन होता है और बहन मायावती और ओवैसी अगर साथ आते हैं तो बड़ा फेरबदल हो सकता है। इंडिया गठबंधन जो इस समय मौजूद है 30 दलों के साथ, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी उत्तर प्रदेश में मुश्किलें बढ़ना तय हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम और अगर दलित का समीकरण बैठता है, बहन मायावती और ओवैसी साथ आते हैं तो बड़े खेल होने की संभावना है। यूपी की जैसे 80 लोकसभा सीटें उसमें ओवैसी के आने से बड़ी हलचल मच सकती है, क्योंकि बहन मायावती का वोट परसेंटेज की अगर बात करते तो लगभग 23 से लेकर 30%, वहीं 22% मुस्लिम आबादी यूपी की, लगभग का 50% का आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने की तैयारी है। अखिलेश यादव और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर ओवैसी बहन मायावती साथ आती है तो 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लगातार उनके बयानों से लग रहा है कि गठबंधन के बातचीत जिस तरीके से चल रहे हैं बहुत जल्द घोषणा हो सकती है। शायद 10 मार्च के बाद ओवैसी और बहन मायावती की गठबंधन के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से दोनों के अगर गठबंधन बनते हैं तो यूपी में
में इंडिया गठबंधन, वैसे देश भर में इंडिया गठबंधन जो इस समय बना हुआ है राहुल गांधी के नेतृत्व में, इंडी गठबंधन को मुश्किलें बढ़ना लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम दलित समीकरण सब पे भारी पड़ने वाला है। यूपी हो या फिर बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर के तमाम जो राज्य हैं उनमें कहीं ना कहीं समीकरण जो है वो सारे खेल बिगाड़ कर रख देगा। तो ओवैसी की तैयारी लगातार 2024 चुनाव को लेकर के है। चलिए उनकी खबरों को सुनते हैं, क्या करें वो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ काम का इफ्तिताह कर दूं, बल्कि मैंने ये कहा है, ये उसूल बनाया है कि काम के मंजूरी के बाद मटेरियल जो होता है, जैसे सीवरेज लाइन के पाइप्स हैं, वो जब तक उस गुत्तेदार को नहीं मिल जाते जिन पे काम मिला है, तो 2 करोड़ 45 लाख के कामों 14 करोड़ में से आज इफ्तिताह हुआ है। इसका मटेरियल भी ये लोग ड्रॉ कर चुके हैं, मिल चुका है, और इंशाअल्लाह ताला उस काम की शुरुआत होगी। आज मिसाल के तौर पर रैन बाज़ार में 85 लाख की लागत से वहाँ पर सीवरेज लाइन की काम की शुरुआत हो चुकी है। 70% काम मुकम्मल हो चुका है और 1% काम बाकी है। वैसे ही आज आप देख रहे हैं कि मदीना नगर में एक 26 लाख की लागत से सीवरेज लाइन की काम का इफ्तिताह हुआ है, और वैसे ही वहाँ पर एक 25 लाख की लागत से एक सीवरेज लाइन का काम शुरू हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली याकूतपुरा हो या हैदराबाद का पार्लिमानी हल्का हो, वहाँ पर हमारी पूरी कोशिश है कि डेवलपमेंट और तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाए। और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ही तरक्याती काम करवाती आई है, और इंशाअल्लाह मजलिस ही तमाम जो ज़ेर तकमील काम है उसको करवाया जाएगा। अब हमारी पूरी कोशिश यही है कि जो 14 करोड़ के सीवरेज लाइन के काम मंजूर हुए, उसमें से जो 12 करोड़ के काम बचे हैं, जब कभी भी उस गुत्तेदार को मटेरियल मिलेगा, फ़ौरन इंशाअल्लाह ताला उस काम का इब्तिदा या मैं करूँगा या मुताल्लिक़ा एमएलए जनाब जाफ़र हुसैन मिराज साहब करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि असम्बली इंतखाबात से पहले भी मैंने कई बल्दिया के मंजूरशुदा कामों का इब्तिदा किया था, मगर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आने के वजह से काम रुक गए, और फिर बल्दिया में थोड़ा पेमेंट का मसला था, तो मुखालिफिन मजलिस को एक मौका मिल गया कि देखो सिर्फ पत्थर लगा दिए, मगर उनकी झूठ साबित हुई। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आप देखते हैं कि पूरे काम खुद जाफ़र हुसैन मिराज साहब के सामने वो काम शुरू हुए जो मंजूर हुए थे। और मगर अब हम ये कर रहे हैं कि जब तक मटेरियल नहीं मिलेगा गुत्तेदार को, उस वक्त तक इफ्तिताह नहीं होगा। तो जो बचे हुए 12 करोड़ के सीवरेज लाइन के काम हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको भी जल्द से जल्द शुरुआत की जाएगी। और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली याकूतपुरा और बहादुरपुरा में रोड वाइडनिंग के सिलसिले में मजलिस ने हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी की और रोड वाइडनिंग के कामों को मंजूर करवाया। अब मुखालिफिन मजलिस जो है इस रोड वाइडनिंग के कामों में आड़े पैदा कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं। मैं मुखालिफिन मजलिस से कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी कर ले, तरक्याती काम रुकने वाले नहीं हैं। लैंड एक्विजिशन के तहत भी हुकूमत ज़मीन हासिल कर सकती है। तो हमारा मकसद एक ही है कि हमेशा मजलिस पर ये तनकीद की जाती है कि आप रोड वाइडनिंग क्यों नहीं करवाते, और वो तनकीद किसी हद तक सही भी है। तो याकूतपुरा में आप देख रहे हैं नागाबोली के रोड वाइडनिंग का काम का सिलसिला शुरू हुआ। एक 25-30 प्रॉपर्टी के मालिकीन को चेक भी दिया गया, तो वो काम पूरा होगा। फिर आपके दूसरा जो जफर रोड से भवानी नगर की रोड का एक है, और शेख फैज़ कमान से डबिलपुरा ब्रिज है। फिर आपके हल्के असम्बली बहादुरपुरा में फलकनुमा बस डिपो से वट्टेपल्ली तक, और फिर थोड़े जो प्रॉपर्टीज़ लिए गए थे किशन बाग में ड्रेन की वाइडनिंग में, उनके पैसे देना बाकी है। और फिर काला पत्थर के पास जो फ्लाईओवर बन रहा है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ ली गई उसका भी पेमेंट देना है। तो ये मजलिस की पूरी कोशिश है। तो मेरी आप तमाम देखने वालों से ये अपील है कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी पहचान है, आपकी ताकत है, और आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर हो या मुल्क में कोई मसला हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके मसाइल को उठाती है। बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत मजलिस अवाम की खिदमत करती आई है। मुखालिफिन मजलिस असल में बीजेपी को उसके नापाक अज़ाइम में कामयाब करने की कोशिश अब से नहीं कर रहे हैं। पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि उनकी कोशिश यही है कि आपके इस इत्तेहाद के खिले को कमज़ोर किया जाए। आपकी एक जो शनाख्त है, चाहे वो तहज़ीबी हो, दीनी हो, उस शनाख्त को ख़त्म कर दिया जाए। और हैदराबाद के इत्तेहाद की मिसाल सारे मुल्क में दी जाती है। तो इन ताकतों से हमको बाखबर भी रहना है, और जैसा हमेशा हमने मिलकर इन तमाम
लोगों को या तंजीमों को जो हमारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं, जो बीजेपी के एजेंडे को हैदराबाद के पार्लियामेंट के हलक़े में लागू करना चाहते हैं, इनको हमने शिकस्त दी है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको नुसरत देगा, अल्लाह हमको कामयाब करेगा।